नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अस्मिता। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश में फिर क्यों शुरू हुई लॉकडाउन की चर्चा की। बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव की और ईवीएम पर उठते सवाल की। जानेंगे कि बंगाल में कौन होंगे ओवैसी के धुरंधर, किसानों की क्या है रणनीति, और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई की ओर से किए गए नए मौद्रिक नीति के ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई स्कीम को कैबिनेट में मंजूरी। नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे। एयर कंडीशनरों और एलईडी लाइट्स के साथ सोलर पीवी मॉड्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में लागू होगी स्कीम। संक्रमण काल में भारत में तेजी से बढ़े अरबपतियों की संख्या के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। जैक मा को पीछे छोड़ एशिया में नंबर 1 बने मुकेश अंबानी। दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, कार में अकेले व्यक्ति के लिए भी मास्क पहनना जरूरी, ऐसा नहीं करने पर भरना होगा जुर्माना। दिल्ली हाईकोर्ट ने वाहन को भी माना सार्वजनिक जगह। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 460 अंकों की बढ़त के साथ 49,661 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 135 अंकों की बढ़त के साथ 14,819 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। देश में संक्रमण की रफ्तार तेज होती जा रही है। 24 घंटे में 1,15,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। चर्चा है कि जल्दी ही देशव्यापी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कई राज्यों में तो इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री संक्रमण बढ़ाने के पीछे चुनावों का बहुत बड़ा कारण बता चुके हैं। तो क्या चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद देश में लगने वाला है लॉकडाउन? देखिए यह रिपोर्ट। कल 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में तो मतदान के 5 चरण बाकी हैं। इस बीच आज हिमाचल प्रदेश की सभी 4 निगमों के लिए वोटिंग कराई गई। उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनावों का ऐलान हो चुका है, जिसके लिए प्रचार भी तेज गति से चल रहा है। ये सब तब हो रहा है जब देश में संक्रमण रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है। सरकार संक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाने के दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन जहां चुनाव है वहां वो प्रचार अभियान में जुटी हुई है। आज भी गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में रोड शो और रैलियां कर रहे थे, जहां लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। संक्रमण को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनका दूर दूर तक पालन होता नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु में कल ही मतदान का काम पूरा हुआ है और आज मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से पूछा कि संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उसकी क्या रणनीति है। हाईकोर्ट ने कहा, महामारी से हालात तमिलनाडु में बेहद गंभीर हो गए हैं, लेकिन अब तक यहां लॉकडाउन नहीं लगा है। मास्क भी लोग नहीं लगा रहे हैं और महामारी से चांस ले रहे हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद साफ है कि तमिलनाडु में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। संक्रमण की रफ्तार सिर्फ तमिलनाडु में ही तेजी से नहीं बढ़ी है, बल्कि केरल, असम और पश्चिम बंगाल जहां चुनाव चल रहे हैं वहां भी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में भी तेजी से मामले मिल रहे हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कई शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। लेकिन लगता है जब तक देश में चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान नहीं होगा। वैसे सरकार अभी तक मना कर रही है कि पूरे देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन 2 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की मतगणना के बाद सरकार क्या फैसला लेगी, इस पर सभी की नजरें रहेंगी, क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी ये दावा कर रहे हैं कि 4 हफ्ते पर संक्रमण अपने पीक पर होगा। देश में लॉकडाउन को लेकर चर्चा तेज है। ऐसे में अनुमान लगाए जा रहे हैं कि चुनाव के बाद देश में लॉकडाउन लग सकता है। तो वहीं ईवीएम पर उठने वाले सवाल भी अब और तेज होते जा रहे हैं। ईवीएम के निजी आवास और निजी गाड़ियों में मिलने से राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ी हुई है। तो इसी बीच ईवीएम को लेकर एक नया मामला सामने आ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। 6 अप्रैल को हुए मतदान के साथ ही देश के 4 राज्यों में विधानसभा का मतदान संपन्न हो चुका है। अब पश्चिम बंगाल की 294 में से 203 सीटों पर वोटिंग का काम बचा है, जो अगले 5 चरणों में पूरा होगा। इसके बाद 2 मई को सभी राज्यों में मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। लेकिन इस बार चुनावों में सबसे ज्यादा सवाल ईवीएम पर उठे हैं। सबसे पहले असम में बीजेपी के पत्थरकंडी से उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिली, जिसे लेकर जमकर हंगामा हुआ। इसी चरण में असम में 90 मतदाताओं की संख्या वाले एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में वोट डाल दिए गए 171। 6 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में भी ईवीएम को लेकर हंगामा मचा। हावड़ा के उलुबेरिया नॉर्थ में टीएमसी के एक नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट बरामद की गई।
चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि ये रिजर्व ईवीएम थी, इन्हें चुनाव प्रक्रिया से भी हटा दिया गया है। आयोग की सफाई पर भी लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है और अब तमिलनाडु में ईवीएम विवाद में फंस गई है। 6 अप्रैल को तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी और वहां ईवीएम को स्कूटी पर ले जाने का मामला सामने आया है। तमिलनाडु के वेलाचेरी में मंगलवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद 2 लोग स्कूटी पर ईवीएम रखकर ले जा रहे थे। स्कूटी पर ईवीएम ले जाते देख लोगों ने स्कूटी सवारों को घेर लिया। कांग्रेस की ओर से तो सत्ताधारी एआईएडीएमके पर चुनाव में हेराफेरी का आरोप भी लगा दिया गया। द्रमुक नेता और चेन्नई के पूर्व मेयर एमए सुब्रमण्यम ने चुनाव आयोग से इस मामले में सफाई मांगी। मामला बढ़ता देख चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सत्यव्रत साहू ने सफाई दी कि स्कूटी पर ईवीएम ले जाने वाले चुनाव आयोग के ही कर्मचारी थे, लेकिन इन कर्मचारियों ने स्कूटी पर ईवीएम ले जाने का फैसला क्यों लिया, इसे लेकर जांच की जा रही है। चुनाव आयोग नियमों में साफ है कि सिर्फ चुनावी ड्यूटी में इस्तेमाल वाहन का ही ईवीएम लाने में इस्तेमाल हो सकता है। आयोग ने कर्मचारियों की गलती को स्वीकार किया है। साथ ही आयोग ने कहा है कि जिन ईवीएम को लेकर हंगामा मचा हुआ है उसका इस्तेमाल वोटिंग के लिए नहीं हुआ था। ईवीएम सवालों के साथ सुर्खियों में भी है। पश्चिम बंगाल में अभी 5 चरण का चुनाव बाकी है, जिसमें ईवीएम का ही इस्तेमाल होगा। बंगाल में चुनावों के लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। आज टीएमसी नेता ममता बनर्जी प्रचार करती दिखी तो बीजेपी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाली। तो पश्चिम बंगाल में कहां रहा राजनीतिक दलों का जोर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण में 44 सीटों के लिए 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जहां कल शाम को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा और इन सीटों पर आज प्रचार का सबसे ज्यादा जोर रहा। ममता बनर्जी कूच बिहार में थी, जहां चौथे चरण में वोटिंग है। कूच बिहार उत्तर में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि बीजेपी बंगाल पर कब्जा करने के लिए बाहर से लाखों लोगों के साथ आई है। ये इतना आसान नहीं है, पहले दिल्ली और फिर बंगाल के बारे में सोचें। हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। जनता को वोट डालने की अनुमति दी जानी चाहिए। केंद्रीय बल उन्हें मतदान केंद्र में प्रवेश करने से नहीं रोके। मैं केंद्रीय बलों का सम्मान करती हूं जो असली जवान है, लेकिन मैं भाजपा के बलों का सम्मान नहीं करती जो शांति व्यवस्था की स्थिति को खराब कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। ममता ने जहां बीजेपी और केंद्रीय बलों पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी आज पश्चिम बंगाल के हावड़ा के डोंगुर में रोड शो कर रहे थे। हावड़ा की 8 सीटों पर वोटिंग 6 अप्रैल को हो चुकी है और बची 8 सीटों पर 10 अप्रैल को वोटिंग है। शाह ने रोड शो के दौरान कहा कि 2 मई को जब मतगणना होगी तो पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की हताशा उनके भाषण में, वक्तव्य में और व्यवहार में उजागर हो रही है। ये बता रहा है कि भाजपा की जीत हो रही है। पहले 3 चरण में मतदान में ही बीजेपी को 60 से 65 सीटें मिल जाएंगी। आपको बता दें कि चौथे चरण में जिन सीटों पर मतदान है उनमें अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। बंगाल में चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज है। शुरुआती 4 चरण में एआईएमआईएम के उम्मीदवार चुनाव मैदान में नहीं थे, लेकिन दक्षिण बंगाल जहां अभी मतदान होना है वहां एआईएमआईएम भी अपनी ताकत दिखाएगी। एआईएमआईएम की ओर से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया जा चुका है। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम, देखिए ये रिपोर्ट। 3 राज्य यानी केरल, असम, तमिलनाडु और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। अब 2 मई को नतीजे आने का इंतजार है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के लिए अभी 5 चरणों का मतदान बाकी है। राजनीतिक दल इन दिनों चौथे चरण के लिए 44 सीटों पर होने वाले मतदान की तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब अपने पत्ते खोलने लगे हैं। ओवैसी ने पार्टी के लिए अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में इथर सीट से मुफक्कर इस्लाम, जांगली सीट से अलशौकत जमान, सागर दिघी सीट से नूरे महबूब आलम, भरतपुर सीट से सज्जाद हुसैन, मालतीपुर सीट से मौलाना मोतिउर रहमान, रतुआ सीट से सईदुर रहमान और आसनसोल सीट से डैनिश अजीज का नाम शामिल है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद से ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। हाँ, लेकिन उनके बंगाल में कदम रखने से अन्य दलों के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ती दिख रही हैं। बंगाल में मुस्लिम वोटर्स की संख्या लगभग 30% है और ऐसे में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में ओवैसी के चुनावी रण में आने से अन्य राजनीतिक दलों के लिए परेशानी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि ओवैसी की वजह से उनके पाले से मुस्लिम वोट का खिसकना तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल 10 अप्रैल को मतदान होना है और नतीजे 2 मई को आएंगे। ऐसे में सभी की नजर 2 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी है कि आखिर कौन किस पर पड़ता है भारी और किसको मिलती है जीत।
बंगाल में ओवैसी ने अपनी पार्टी के लिए धुरंधरों की लिस्ट जारी कर दी है, तो किसान अपने आंदोलन में तेजी लाने के लिए युवा धुरंधरों को जोड़ने में लगे हैं। लंबे समय से दिल्ली सीमाओं पर किसानों के आंदोलन को सरकार जिस तरह से नजरअंदाज कर रही है, उसे देखते हुए किसान अब अपने आंदोलन की रफ्तार में तेजी लाने की रणनीति बना रहे हैं। तो आखिर क्या है अब किसानों की आगे की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। आखिर कहां व्यस्त है सरकार? दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों पर क्यों नहीं है सरकार का ध्यान? और कब तक सड़क पर बैठने को मजबूर रहेंगे किसान? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि किसान राजधानी के बॉर्डर पर 4 महीने से भी अधिक समय से बैठे हैं, लेकिन सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब किसान युवाओं को अपने आंदोलन में शामिल करने में जुटे हैं ताकि किसानों के आंदोलन को नई रफ्तार मिले। इसके लिए कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता जैसे तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। हाँ, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी आंदोलन में इन दिनों लोगों की कमी जरूर होती दिख रही है। कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में कुंडली बॉर्डर पर 4 महीने से अधिक समय से आंदोलन चल रहा है, लेकिन यहां भी कुछ समय से लोगों की कमी नजर आने लगी है, जिसके चलते संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने आगामी कार्यक्रमों के साथ संसद घेराव की बात कहकर युवाओं को जोड़ने की शुरुआत कर दी है। इसके साथ ही रोड जाम जैसे आंदोलन की कमान भी युवाओं के हाथों में सौंपने का मन बनाया गया है। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत भी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। अब इन सब से किसान अपने आंदोलन पर सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार पर इस सब का क्या असर पड़ता है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। किसान आंदोलन से दिल्ली की सीमाओं पर सियासी बवाल मचा हुआ है, तो वहीं बिहार की सियासत में भी बवाल मचा हुआ है। विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली एलजेपी के दिन अब भी बुरे चल रहे हैं। पार्टी के एकमात्र विधायक ने ही उनका साथ छोड़ दिया और जेडीयू का हाथ थाम लिया है, जिसके बाद सवाल एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पर उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजनीति में ये जरूरी नहीं कि अगर पिता ने सियासत में अपना सितारा चमकाया है तो बेटा भी वैसी ही बुलंदियों को हासिल करे। कई राजनेताओं के बेटे पार्टी की कमान हाथ में लेने के बाद उसे बढ़ाने के बजाय हार की कगार पर ले आए हैं। उन्हीं में से एक हैं चिराग पासवान। रामविलास पासवान के जाने के बाद से ही लोक जनशक्ति पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। एलजेपी की कमान जब से चिराग पासवान ने संभाली है, तब से पार्टी के नेता साथ छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीतने वाले एलजेपी के इकलौते विधायक औपचारिक तौर पर अपनी पार्टी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो गए हैं। मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह ने खुद विधानसभा अध्यक्ष के सामने उपस्थित होकर खुद को जेडीयू विधायक के रूप में मान्यता दिए जाने का अनुरोध किया था। हालांकि राजकुमार के जेडीयू में जाने की चर्चाएं काफी पहले से थी। पिछले दिनों विधानसभा उपाध्यक्ष पद के चुनाव में भी उन्होंने एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के मना करने के बाद भी जेडीयू उम्मीदवार को अपना वोट दिया था। इसी के बाद से तय हो गया था कि वो जल्द ही एलजेपी छोड़कर जेडीयू के साथ होंगे और उनके जाने के साथ ही विधानसभा में एलजेपी की संख्या 0 हो गई है। वहीं विधान परिषद में एलजेपी की इकलौती सदस्य न्यूतन सिंह ने तो पिछले दिनों ही पार्टी को अलविदा कह दिया था। उन्होंने एलजेपी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम दिया है। इस तरह से अब बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में एलजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए ये निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप में काफी बड़ा झटका लगा है। माना जा रहा है कि एलजेपी में मची भगदड़ की वजह से पार्टी का सत्ता से दूर हो जाना है। बिहार चुनाव में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने का पहला खामियाजा तो चुनाव में उठाना पड़ा और दूसरा रामविलास पासवान की राज्यसभा सीट भी हाथ से चली गई है। वहीं अब पार्टी के इकलौते विधायक और एमएलसी भी चिराग पासवान का साथ छोड़कर जेडीयू और बीजेपी में चले गए हैं, जिसके बाद चिराग पासवान के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं और उनके सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई की ओर से किए गए नए मौद्रिक नीति के ऐलान की। देश में बढ़ती महंगाई की वजह से आम जनता खासा परेशान है। इस मुश्किल घड़ी में लोग सरकार से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लेकिन मोदी सरकार है कि जनता को जरा भी राहत नहीं देती है और अब तो लंबे समय से आरबीआई ने भी मुंह मोड़ रखा है। एक बार फिर रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। ना ही ब्याज दरों में कोई राहत दी और ना ही अर्थव्यवस्था के अनुमान में। देखिए ये रिपोर्ट। देश की जनता स्वास्थ्य मुसीबत के दौर से बाहर निकली भी नहीं थी कि एक बार फिर बढ़ती हुई महामारी ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऐसे में वो आरबीआई की तरफ टकटकी लगाकर बैठी थी। माना जा रहा था कि रिजर्व बैंक नई मौद्रिक नीति का ऐलान कर जनता के बोझ को कम करेगा, लेकिन आज वो आस भी टूट गई क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसकी वजह से लोन की ईएमआई पर और राहत नहीं मिलेगी।
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% तक बरकरार रखा है। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर बरकरार रखा है। यानी रेपो रेट जिस पर बैंकों को रिजर्व बैंक से उधार मिलता है वो भी नहीं बदला जाएगा और रिवर्स रेपो दर जिस पर रिजर्व बैंक अपने पास बैंकों द्वारा जमा करने पर बैंकों को ब्याज देता है उसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ ही रिजर्व बैंक ने इस वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के लिए जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 10.5% पर बरकरार रखा है। इससे जनता पर महंगाई का बोझ भी कम नहीं हुआ। मोदी सरकार से लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि महामारी का प्रसार बढ़ने के बावजूद इकोनॉमी में सुधार हो रहा है। हालांकि हाल में जिस तरह के मामले बढ़े हैं उससे थोड़ी अनिश्चितता बढ़ी है, लेकिन भारत चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि फरवरी में खुदरा महंगाई दर 5% की ऊंचाई पर रहने के बावजूद रिजर्व बैंक के सुविधाजनक सीमा के दायरे में है। अब रिजर्व बैंक के गवर्नर तो दावा कर रहे हैं, लेकिन बदलती स्थिति कुछ और बयां कर रही है जो लोगों की चिंता को बढ़ा रही है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।